ये इसकी लिमिटेशंस है, आप इसको देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा आपको स्क्रीनशॉट ले लो, कारण उसका ये है कि आपको इसके शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे। भाई शॉर्ट नोट्स बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये नहीं कि भाई डिटेल लग गए भाई रात तक सिर्फ नोट्स बनाए। सर स्टेशनरी ऑर्बिट, वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसमें वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, अपन ने उसको नाम दे दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। सभी ऑर्बिट से सभी ऑर्बिट्स में जाएगा, वो छठे से दूसरे में, छठे से पहले में, छठे से पांचवें में, पांचवें से तीसरे में, कुछ किया पहले से छठे में, किसी में भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है। हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे और काफी प्रेशर में भी होंगे, बड़ा ऑब्वियस है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए अब अगर हम टाइम देखा जाए तो 40 से 45 दिन के आसपास का समय रह गया है। देखो इस समय पे यार एक ही बात कहूंगा कि अगर कंसिस्टेंटली आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे ना, तो ये जो बोर्ड एग्जाम्स है ना, ये सबसे इजी एग्जाम्स है आपके लिए। कंसिस्टेंट हो जाइए, अगर अभी तक नहीं भी स्टार्ट करा था तो अभी भी स्टार्ट करते हैं, तो एक अच्छा खासा, जितना आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा होगा उससे बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। गाइस हमारी ये जो वन शॉट सीरीज है जिसमें मैं आपको वन शॉट्स करा रहा हूं, तो आज के इस जो लेक्चर का मोटिव है दैट इज ये चैप्टर 12 एटम्स, मॉडर्न फिजिक्स का ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्कोरिंग है, बहुत आसान है, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन और जो आपका फॉर्मूलाज है वो बहुत इजी है इसके, और डिट्टो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, राइट? तो एक तो ये चीज है। दूसरी ये है कि यार अगर आप लोगों का मन करे तो अभी आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, बाद में खोल लेना, बट मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि रजिस्टर उठा लो, पेन उठा लो, मेरे साथ साथ आप इसको स्टार्टिंग से लास्ट तक निपटा दो। करीब 1.5 घंटे के आसपास का लेक्चर होगा, राइट? और मजे भी आएंगे आपको, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस लगा लेना इसके, ठीक है ना? और साथ ही साथ में यार अगर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे तो मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी। चैनल जो है ना, ये जब उठेगा तो आप लोग भी देखेंगे कि यार कहां से स्टार्ट किया था और तुम लोगों ने कहां तक इसको पहुंचा दिया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलिए, तो एटम्स की शुरुआत से पहले एक छोटी सी बात और, दैट अगर आप देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल है हमारा फिजिक्स ऑन योर टिप्स के नाम से, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके पीछे का कारण यह है कि यहां पर सारे के सारे नोट्स, स्पेशल क्लासेस के लिंक्स, जो भी मेरी लाइव क्लासेस होती है उसके लिंक्स, ये सब चीज आपको यहां पर प्रोवाइड करी जाती है। साथ ही साथ में एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं 11 दिसंबर के बाद से, जिसमें मैं आपको कंप्लीट चैप्टर 45 मिनट्स में पढ़ाऊंगा, यानी यूं समझ लीजिए कि कंप्लीट फिजिक्स को मैं आपको एक हफ्ते में कंप्लीट करा रहा हूं, राइट है जी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ये मस्ट 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 है, राइट है जी? चलिए, अभी तक एक और लास्ट आप लोगों से बात कहूंगा कि यार वीडियोस थोड़ी सी डिले आ रही थी, थोड़ा सा गैप पे आ रही थी, क्योंकि फैमिली में कुछ इमरजेंसी थी, थोड़ा सा शादियों का सीजन था और साथ ही साथ में मेरी हेल्थ भी डाउन थी। बट 11 दिसंबर से आप लोगों से ये प्रॉमिस है कि हमारी वीडियोस जो है आपको रेगुलर दिखाई दे रही होगी, और जितना जल्दी हो सकेगा पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज की सीरीज, ये वाली सीरीज खत्म करके आधे घंटे में चैप्टर, फिर 15 मिनट में कंप्लीट चैप्टर को लेके आ रहे होंगे। प्यार देना इस वीडियो का आपका काम है, आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, इतना मैंने आप लोगों को बातें बता दी, अब हम लोग जो है ना आगे बढ़ रहे होंगे और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहले आप ये देखिएगा कि एटम्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, राइट? तो एटम, क्योंकि चैप्टर एटम है तो एटम के बारे में तो पढ़ना है ही, बट यार इसमें ना हमें ये 3 मॉडल्स पढ़ने हैं, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और फिर बोर्स मॉडल ऑफ एटम। चीजें बहुत सारी पढ़ने, जैसे अगर मैं रदरफोर्ड की बात करूं तो यार डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इसमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी, बोहर में स्पेक्ट्रल सीरीज और हाइड्रोजन एटम, थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स भी है। हम यहां पर चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे, इसके बाद आपको इसका एमसीक्यू और पीवाईक्यूज का सीरीज भी मिल रहा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले पहले यार थॉमसन से शुरुआत करते हैं। थॉमसन ने क्या बोला? हम यहां पर बातचीत नहीं करेंगे बच्चों बहुत ज्यादा, हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। बाकी जो भी स्ट्रैटेजीज वाली वीडियोस है वो आपको पता है कि वो अलग से आ रही होगी, वहां से आप मोटिवेशन, चाहे आप तरीका ढूंढ सकते हैं पढ़ना कैसे है। यहां से सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मिल रहा होगा पढ़ाई का, तो भाई प्यार दे देना यार चैनल को और कंटेंट को, तो आप लोगों के लिए भी फायदा है और मेरे लिए भी फायदा है। थॉमसन्स की अगर बात करी जाए, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम की, तो यार थॉमसन ने एक बात बोला कि सर एटम जो है ना वो एक स्फेयर है, एटम जो है ना वो एक स्फेयर है बेटा, ठीक है ना? इस स्फेयर में उसने हमसे बोला, इस स्फेयर में उसने हमसे बोला कि अगर आप देखते हैं तो यहां पर यार अंदर जो है ना, अंदर जो है ना इसमें
पॉजिटिव चार्ज होता है। होल्ड करिएगा जरा। इस स्फेयर में अगर मैं ऐसे बना रहा हूं इसको, अगर मैं इसको यहां से ऐसे बना रहा हूं, तो आप देखिएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो बाउंड्रीज है ना, जो बाउंड्रीज है उसको तो हम बाद में कर लेंगे डेकोरेट। अभी थोड़ा साइड से कर देते हैं एटलीस्ट, राइट। ये चीज इसने बोला सर इसमें जो हमारे पास अंदर है ना, तो अंदर तो हमारे पास यार पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे करके बताता हूं ये मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, ठीक है ना। थियरी जो भी आएगी बेटा उसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उसके सामने पीडीएफ है, वहां से आप देख लेना और वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। लेक्चर को बाद में देख लेना, टेलीग्राम चैनल पहले ज्वाइन कर लेना। आप ध्यान से देखो बच्चे, यहां पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि यार ये मेरे पास एक वो है, कहता है सर अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर ना थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स भी एम्बेडेड है, इसके अंदर थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स भी एम्बेडेड है। ये आपको शायद से अगर मैं इसका बाहरी हिस्सा ग्रीन कलर का बनाता तो ये आपको एक तरबूज जैसा दिखाई दे रहा है, राइट। ये आपको एक तरबूज जैसा दिखाई दे रहा है, जिसमें ये जो रेड वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज है और वो जो छोटे छोटे से बीज है ब्लैक कलर के वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसलिए इसने इस मॉडल को सीड्स इन अ वाटरमेलन भी बोल दिया। इसलिए इसने इस मॉडल को सर सीड्स इन अ वाटरमेलन भी बोल दिया। ये भी ठीक है सर, सीड्स इन अ वाटरमेलन भी बोल दिया। या यूं कह दो सर, दिस इज प्लम इन अ पुडिंग। जैसे जैसे कि हलवे में बादाम बोल दो आप, ठीक है ना, या खीर में काजू या खीर में किशमिश बोल दो। तो ये आप समझो, इसने कहा सर एटम एक स्फेयर है, ठीक है ना, उस स्फेयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज कॉन्टिन्यूअस है और इलेक्ट्रॉन्स अंदर एम्बेडेड है। एक बात और इसकी बड़ी प्यारी थी जो इसने कही, वो यूं कहा कि सर ये जो मेरे यहां पर एटम है ना ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसने कहा सर एटम जो है ना ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मानी सर एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सर इस बात का क्या मतलब है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? इस बात का मतलब है कि जितना जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो भी पॉजिटिव चार्ज है ये आपका नेगेटिव चार्ज के बराबर है। यानी जो पॉजिटिव मैटर है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर है। तो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आपको थॉमसन मॉडल समझ में आ गया। अगर इसको शब्दों में बयां किया जाए तो ये रहा इसका एक छोटा सा पेज। अगर आप देखोगे तो जिस पे लिखा हुआ है कि भाई थॉमसन ने किस तरीके से क्या प्रपोज किया, थॉमसन ने क्या बोला कि किस तरीके से ये एटम है, ये सारी बातें यहां पर अंग्रेजी में आपके सामने लिखी गई है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थॉमसन की बात बिल्कुल सही थी, हमें समझ में आ गया। बट यार थॉमसन जो है ना वो फेल कैसे हुआ, थॉमसन का फेलियर कहां से आया हमारे सामने? एक तो अगर आप ध्यान से देखोगे एक तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आगे जाके हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं। रदरफोर्ड कायदे से थॉमसन का ही स्टूडेंट था। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से गोल्ड फॉइल की जो स्कैटरिंग है, उसका जो लार्ज एंगल स्कैटरिंग है, वो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल के ऊपर में जो लार्ज एंगल स्कैटर करता है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आगे हम बोर मॉडल के बाद स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ेंगे, ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी अगर आप देखेंगे तो वो आपसे पूछ सकता है कि सर थॉमसन जो है वो फेल कैसे हुआ। तो दीज आर दी फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल, जिसमें वो कह रहा है कि सर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम्स। Also, it fails to explain the large angle scattering of alpha particles in Rutherford's experiment. ये दोनों चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये थॉमसन मॉडल था, जो कि मुझे लगता नहीं कि पेपर में पूछेगा, क्योंकि 9th क्लास 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। खैर, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ये आपने यहां पर एक डायग्राम सा बना के देख लिया, लेकिन मैं ना चाहता हूं कि ये डायग्राम हम हाथ से बनाएं। द रीजन बिहाइंड दैट ऑल्सो बड़ा सिंपल है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को यार ऑफलाइन वाली फील आए। अदरवाइज बड़ी सिंपल सी बात है यार, एक चेयर पे बैठना और उस चेयर पे बैठ के पढ़ाना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है यार। वहां पे ना 4 घंटे पढ़ा लो और यहां पे 1.25 घंटा पढ़ा दो, बराबर है। क्योंकि यहां जो एनर्जी लग रही है, यहां जो टाइम लग रहा है, यहां पे जो एफर्ट्स लग रहे हैं, वो एफर्ट्स वहां पे असल में नहीं लगते हैं।
और साथ ही साथ में यार मेरा ना वो स्टाइल ही नहीं है कि मैं कॉपी लेके आया और मैं बेटा ये दिस और ये सब पढ़ा दिया। तो हम खड़े होके पढ़ रहे हैं स्मार्ट बोर्ड पे, एक ऑफलाइन फील के साथ, थोड़े से एफर्ट्स लग रहे हैं, थोड़े से तुम लगाओ, थोड़े से मैं लगाता हूं, एक साथ मिलके जो है ना 95 प्लस के मार्क को सेट करते हैं और उसको अचीव करते हैं। चलिए सर, रदरफोर्ड ने जो है ना, उसने अपने 2 एसोसिएट्स जो उसके साथ काम कर रहे थे, उसने उनको कहा कि तुम भैया एक काम करो, जाओ भाई, नाम की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मेरे को पता है तो मैं तो बताऊंगा भाई, ठीक है ना। अर्नस्ट मार्सडेन और एच गीगर या जीजर, कुछ भी बोल दो तुम, मार्डन बोल दो, इन दोनों को इसने बोला सर तुम ना एक काम करो, गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करा दो और बताओ क्या हुआ उस समय पे। इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, ले तो लेते ही है, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने एक वैक्यूम चेंबर बना दिया, एक वैक्यूम चेंबर बना दिया, इसके अंदर एयर नहीं है। यहां पर इन्होंने क्या किया सर, एक लेड का ब्लॉक ले लिया, मतलब लेड का एक ऐसा ब्लॉक ले लिया और इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रख दिया। सर ये क्या है, सर ये रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। अभी थोड़ी सी थियरी है, बाद में फिर उसके बाद डेरिवेशन भी है, तो मजे आएंगे। तो रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रख दिया, ठीक है ना। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है भैया, ये जो अल्फा पार्टिकल है, यदि आपको नहीं पता तो ये हीलियम एटम है जिसमें से आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। तो आप यू कह सकते हैं सर He2 पॉजिटिव, राइट है जी भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो He2 पॉजिटिव, राइट है जी। तो ये अल्फा पार्टिकल है। अगर आप देखोगे कोई पूछे तो सर चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस ऑन चार्ज ऑन प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का चार्ज होता है उसका दुगना, और अगर अल्फा पार्टिकल का मास होगा तो वो 4 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो 4 गुना होता है। सर इसके अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स है जो बेसिकली सारे डायरेक्शंस में रेडिएशंस निकाल के दे रहा होगा, ये ऐसे, राइट है जी। सर लेड क्यों लगाया, सर लेड का ब्लॉक क्यों लिया, उसका कारण सिर्फ इतना है कि लेड जो है ना रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेगा, लेड जो है ना वो रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर लेगा और सिर्फ जो ओपनिंग उसको मिल रही है वहां से वो रेडिएशंस को भेज देगा, वहां से वो रेडिएशंस को भेज देगा। आगे फिर हमने यहां पर इसको हमने नाम दिया कोलीमेटर, हमने इसको नाम दिया कोलीमेटर। बेसिकली ये भी लेड के ही है, ठीक है ना, ये भी क्या कर रहे हैं, रेडिएशन एब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा आगे चली गई भाई रेडिएशन। हमने यहां पर गोल्ड की एक फॉइल रख दी, हमने यहां पर क्या कर दिया भैया, गोल्ड की एक फॉइल रख दी। ये पूरा डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है ना। बट स्टिल जब हाथ से बनाते हैं ना तो आपको भी समझ में आता है, अच्छा ये भी बनाना था, ये भी बनाना था, स्टेप वाइज आपको समझ में आते रहता है। सर जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल इस पे स्कैटर्ड हो गए, मतलब इस पे टकरा गए अल्फा पार्टिकल, जैसे ही इस पे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो यहां पर क्या हुआ ना, अल्फा पार्टिकल की ना स्कैटरिंग हो रही है, अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो गया कुछ डिग्री एंगल से, ठीक है ना। ये क्या है भैया, ये क्या है भैया, ये है स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, ये है स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। यार इन पार्टिकल्स को जो है ना हमें कौन बताता है कि वहां पर है, तो हमने यहां पर एक स्क्रीन लगा रखी है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है ना। और साथ ही साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप देखेंगे यहां पर हमने एक माइक्रोस्कोप सा भी लगा रखा है, यहां पर हमने एक माइक्रोस्कोप सा भी लगा रखा है, जिसको हम ऐसा घुमाते हैं और देखते हैं कि कितने अल्फा पार्टिकल्स वहां कहां पर टकराए, कितने अल्फा पार्टिकल्स यहां से आ रहे थे और कितने कितने डिग्री पर स्कैटर्ड होके चले गए। ये बेसिकली इनकी ऑब्जर्वेशंस थी। तो इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने कुछ चीजें ये देखी कि यार लगभग लगभग ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी स्कैटरिंग, ऑलमोस्ट पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी। अभी ये कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे, ये सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स सीधे निकल गए। सर लिखना जो होगा वो आपको स्लाइड पे दिखाई दूंगा, वो पता चल जाएगा। दूसरी जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि सर करीब 8000 में से एक ऐसा पार्टिकल था जो 90 डिग्री या उससे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा था, जो 90 डिग्री या उससे ज्यादा स्कैटर्ड हो रहा था। करीब
वंस इन अ मिलियन ऐसा भी एक पार्टिकल था जो सीधा सीधा 180 डिग्री से रिबाउंड हो रहा था। देखिए भैया, ये पूरा एक्सपेरिमेंट, ये प्रॉपर एक डायग्राम है जो आपको स्लाइड में मिल जाएगा, जो कि बेसिकली आपको मिल रहा होगा, वही फिर से बता रहा हूं टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स पर। गॉट इट गाइस? चलिए, तो भाई इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा सर हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है वो ये है आपके सामने। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस है हमारी? सर पहली ये ऑब्जर्वेशन है हमारी कि कि most of the alpha particles pass straight through the gold foil or suffer on only small deflection। कुछ अल्फा पार्टिकल्स 90 या 90 डिग्री से ज्यादा स्कैटर्ड हो गए, कुछ ओकेजनली एक ऐसा पार्टिकल था जो 180 डिग्री से रिबाउंड हो रहा था। जब ये ऑब्जर्वेशन, ये देखिए, ये ना इन्होंने एक ग्राफ सा भी बना रखा है कि कितने पार्टिकल्स हमने भेजे थे तो वो कितनी डिग्री से स्कैटरिंग हो रही थी। भाई इन्होंने ये भी चीज यहां पर दिखा रखा है, शो कर रखा है कि भैया अगर अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो तो अगर मैंने 10 की पावर 7 पार्टिकल्स भेजे, ठीक है ना, तो उसमें से कितने पार्टिकल्स कितने डिग्री से स्कैटरिंग हो रही है, भाई वो आपको यहां से एक छोटा सा ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। जब इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन करी तो कंक्लूजन पे ये नहीं आ पा रहे थे, और कंक्लूजन जो है ना वो बेसिकली इनको किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। अच्छा सर, रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन दिया? सर रदरफोर्ड की क्या कंक्लूजन थी? रदरफोर्ड की कंक्लूजन क्या थी? उसकी ये कंक्लूजन थी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि लगभग सारे पार्टिकल्स, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि 1 लाख में से 95,000, 98,000, कुछ भी, मतलब मान लो 99,000, अगर इतने पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे चले गए विदाउट एनी स्कैटरिंग, तो बीच में कोई था ही नहीं उनको रोकने के लिए। तो यहां से उसको पहली बात पता चली कि यार इसका मतलब एटम के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्पेस खाली है। ये पहली बात। दूसरी बात ये थी कि सर अगर आप कह रहे हैं कि यार 8,000 में से कोई एक पार्टिकल है जो 90 डिग्री या 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा स्कैटर्ड हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसा है जो उनको धक्का मार रहा है, रिपल करा रहा है। और वहां से हमें पता चला इनका एक और कंक्लूजन कि भैया बीच में ही एक कोई सेंट्रल मैसिव कोर है, जहां पे हम, ऐसा इसने बोला कि भाई मैं सपोज कर रहा हूं कि बीच में उस एटम का पूरा मास और पूरा का पूरा चार्ज वहीं पर रखा है, तभी तो डिफ्लेक्शन हो गई। इस बात को थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर। तीसरी चीज, आप कह रहे सर ओकेजनली एक अल्फा पार्टिकल है जो 180 डिग्री से रिबाउंड कर रहा है। इस बात बहुत क्लियर हो गया है भैया कि बीच में ही कोई है जो रोक पा रहा है इसको और वापस 180 डिग्री से भेज पा रहा है। अगर तो आप यहां पर मेरे साथ देखते हैं बेटा, अगर तो आप यहां पर मेरे साथ देखते हैं, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि सर ये रहे भैया इसके कंक्लूजन। ये सब चीज जो मैंने आपको ओरली बताई इस समय पे, वो यहां पर लिखी गई है। एक डायग्राम के थ्रू ये हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि सर अगर आप देखेंगे तो ये न्यूक्लियस है भैया, जो बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है, जहां पर उस एटम का पूरा मास और का पूरा चार्ज इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सर मैंने क्या किया? मैंने अल्फा पार्टिकल्स की बीम्स को भेजा यहां से। अब जैसे जैसे मैं अल्फा पार्टिकल को भेज रहा था, देखिए जब दूरी ज्यादा थी तो वो लगभग चला गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, क्योंकि कुछ था ही नहीं। भैया इसके लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन डिफ्लेक्शन आप देख रहे हो हल्का सा फर्क पड़ा, क्योंकि वो उसके पास से गुजर रहा है। सर जब वो थोड़ा ज्यादा पास से गुजर रहा था तो उसका डिफ्लेक्शन हो गया 90 डिग्री या उससे ज्यादा, लेकिन जब वो बिल्कुल हेड ऑन आया, बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर पे जाके आ रहा है, तो वो जो है ना उसको वापस बेच पा रहा है 180 डिग्री पर। वो उसको वापस बेच पा रहा है सर 180 डिग्री पर। एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। थोड़ी सी ठंड के माहौल में भी गर्मी हो गई, क्योंकि एक तो लाइटिंग ज्यादा है और फिर बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं कोट को उतार दे रहा हूं, ठीक है ना। अब हम क्लास ले रहे होंगे बगैर कोट की, जरूरत पड़ेगी तो बाद में पहन लेंगे, राइट। चलिए, तो यार ये हो गया। अब ये तो भैया इसकी बातें थी जो हमने सुन ली और जो हमने देख ली, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे तो इसने कुछ कुछ बातें बताई। इसकी ना कुछ लिमिटेशंस भी थी। इसकी क्या लिमिटेशंस थी मैं वो भी आपको बता देता हूं।
ठीक है ना। पहले तो इसका ये मॉडल अगर आप देखोगे तो जो मैंने आपको वहां पर बोला वो सेम चीज इसने बोली, ठीक है ना। हाँ, एक और चीज इसने यहां पर जरूर बताई हमें कि सर अगर आप कह रहे हैं कि बीच में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, थॉमसन की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको समझाने के लिए इसने कहा सर इलेक्ट्रॉन्स तो है। कहा है वो, तो इसने खुद से ही बोल दिया सर इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। कारण उसका क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा होगा। एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। राइट है जी। चलिए, एक तो ये छोटी सी बात अपने को समझ में आ गई भाई, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब अगर आगे देखेंगे सर, तो आगे से हमें यह पता चला कि सर इसकी कुछ तो लिमिटेशंस है, इसकी कुछ तो लिमिटेशंस है। चलिए मैं लिमिटेशंस भी बता देता हूं आपको। इसकी क्या लिमिटेशंस थी सर? इसकी सर क्या लिमिटेशंस थी? वो लिमिटेशंस में एक तो इसने ये बात बोली कि सर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। मैक्सवेल सामने आ गई, मतलब मैक्सवेल तो सामने नहीं आए होंगे बट मैक्सवेल की थ्योरी जरूर सामने आ गई। और मैक्सवेल की थ्योरी हमसे ये बोलती है कि सर आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, यदि तो इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहे हैं तो वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, सही है भाई। और मैक्सवेल कहता है सर मैं बहुत पहले ये बात को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है या कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है तो धीरे धीरे इसका पाथ जो है वो स्पाइरल बनता जाएगा भैया, वो स्पाइरल बनता जाएगा। और एक समय आएगा जब वो जब वो आपका इस न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स हो जाएगा। भाई इसने भाई बात नहीं कह रहे भाई, मैक्सवेल की थ्योरी ऑलरेडी प्रूव्ड है कि भाई अगर कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। कुछ समय बाद अगर आप देखोगे तो वो न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। नहीं हो रहा, तो भैया ये जो है ना, सबसे पहली बात स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ये रहा इसका पहला लिमिटेशन। दूसरा आगे हम पढ़ेंगे, हमने अभी बोला सर एनर्जी अगर ये कॉन्टिन्यूसली रेडिएट करेगा तो फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आएगा कॉन्टिन्यूसली। क्योंकि अभी आपको ये पॉइंट समझ नहीं आएगा, आगे समझ आएगा। वहां पर हम स्पेक्ट्रल सीरीज जो पढ़ेंगे वो लाइन स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग। ये बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। नहीं समझ आया ना, कोई बात नहीं, इसको लिखना है सिर्फ, आगे जब पढ़ोगे तो आपको समझ में। गाइस ये इसकी लिमिटेशंस है, आप इसको देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा आपको स्क्रीनशॉट ले लो, कारण उसका ये है कि आपको इसके शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे। भाई शॉर्ट नोट्स बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये नहीं कि भाई डिटेल लग गए भाई रात तक सिर्फ नोट्स बनाए ना। 1.5 घंटे में तुम मेरा लेक्चर देख रहे हो तो ये तो तुमने देख लिया। अब इसके बाद तुम रिवाइज करोगे इसको, 1 घंटा मैक्सिमम दे दो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, आपके शॉर्ट नोट्स सॉलिड है जी। तो ये रदरफोर्ड की भाई लिमिटेशन। अब बात क्या आती है यार, एक चीज मेरे दिमाग में बड़ी खटक रही थी, वो क्या थी? वो ये थी कि सर आप कह रहे थे कि ये न्यूक्लियस है, आप कह रहे थे कि ये न्यूक्लियस है, मतलब जो बेसिकली बेसिकली इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा मास यहां पर ऐसा है। ठीक बात है सर। अल्फा पार्टिकल को मैंने भेजा, सर मैंने अल्फा पार्टिकल को बिल्कुल हेड ऑन भेजा, इसके बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पे सेंटर पे भेजा। राइट है जी, अल्फा पार्टिकल को मैंने भेजा। आपने कहा सर वो 180 डिग्री से आ रहा है। सर देखो, अल्फा पार्टिकल के पास कुछ स्पीड है, यदि तो अल्फा पार्टिकल के पास कुछ स्पीड है तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है ना। सर अल्फा पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है जो कि कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है सर। सर ये जब जा रहा था, जाते 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 एक जगह पर तो इस न्यूक्लियस ने इसको बोला होगा भाई रहने दे यार, अब मत आ आगे। क्योंकि सर न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये तब तक वहां तक जा सकता है जहां तक ये उस न्यूक्लियस उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा। एक टाइम आएगा जब न्यूक्लियस कह देगा भाई अब इसके आगे तेरे लिए आना अलाउड नहीं है, तो नहीं आ सकता।
उस डिस्टेंस को मैं बोलता हूं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उस डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं भैया? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बात ठीक है यार? उस डिस्टेंस को मैंने बोला सर दैट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात को समझो। बेसिकली एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन जस्ट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और ये बात हमने काफी टाइम से पढ़ रखी है। तो सर यहां पर ये बिल्कुल स्टॉप होगा, स्टॉप होके ये इसको वापस भेजेगा, भैया वापस जाओ। 180 डिग्री से रिबाउंड कर दिया। तो अगर स्टॉप हुआ तो इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी तो खत्म हो गई। वो कहा गई? वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी सर, इसका जो चार्ज है वो प्लस जेड ई होता है, इसका चार्ज प्लस 2e होता है, क्योंकि मैंने अभी कहा था अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के दुगना होता है। दोनों पॉजिटिव है और दोनों के बीच में कुछ दूरी पर इंटरैक्शन हो रहा है, मानी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ही। वरुण जी, क्या मेरी बात समझ में? सर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। सर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव का कोई स्कोप ही नहीं है सर। के 2e इंटू जेड ई बाय, यहां पर आर स्क्वायर नहीं होता है भैया, यहां पर आर नॉट ही होता है, तो ये आर नॉट होगा। ये दूसरा सर, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, तो इसका मतलब सर इसकी काइनेटिक एनर्जी भैया इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है सर? मानी मानी हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा सर 2k जेड ई स्क्वायर बाय आर नॉट के। अगर आर नॉट को सामने भेज दूं तो ये हो गया भैया 2k जेड ई स्क्वायर बाय हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको आप फर्दर कह सकते हो 2k जेड ई स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, या 2 को ऊपर भेज दो, सो दिस इज फर्दर 4k जेड ई स्क्वायर बाय। गॉट गाइस? व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये करीब करीब ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू द पावर -15 होता है। ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू द पावर -15 होता है। आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। गाइस सही है? सही है सर? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अपने को मिल गया। सर आपने बिल्कुल सीधा भेजा था तो समझ में आ गया। सर आपने बिल्कुल सीधा भेजा था तो समझ में आ गया। व्हाट इफ थोड़ा ऊपर से भेज दे तो थोड़ा सा ऊपर से भेजोगे भैया तो उस समय आएगा इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरा बी से डिनोट। सर यही आपका न्यूक्लियस है। आप यहां से भेज रहे हैं, कायदे से यार ये सीधा जाना चाहिए था। अगर कोई नहीं होता, मान लेते हैं ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया, कितना डिग्री से? कुछ थीटा एंगल से। ठीक है जी। सर हेड ऑन होता तो वापस आ जाता। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बी, इसी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। ये जो परपेंडिकुलर दूरी है इसी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, और इसका कोई डेरिवेशन नहीं है भैया। इसका फॉर्मूला है के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई हाफ एम स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का मतलब अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है। बाकी आपके सामने के जेड ई स्क्वायर, के क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। 1/4 पाई एप्सिलॉन, राइट है जी। ये आपका इंपैक्ट पैरामीटर। सर ये सब लिखा हुआ है यहां पर, देखिए किस तरीके से आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा भाई। किताबों में भी मिलेगा, मैंने भी किताबों से ही उठाया है, मैंने खुद से नहीं लिखा ये सब चीज। पर जो समझा रहा हूं वो खुद से समझाऊंगा तो ज्यादा मजे आएंगे। इस बीच में आपको ये इंपैक्ट पैरामीटर आ गया भैया, और ये इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन हाफ एम वी। एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। ये मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में, राइट बच्चों? चलिए आगे चलेंगे यार। अब आपने
थॉमसन्स मॉडल पढ़ लिया, अब आपने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ लिया, अब आपने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ लिया, अब आपने इंपैक्ट पैरामीटर पढ़ लिया, अब आपने दोनों मॉडल्स की लिमिटेशंस पढ़ ली। सर रदरफोर्ड की ये जो लिमिटेशन है इसको दूर तो करना ही पड़ेगा, और उसको दूर करने के लिए भैया आ गए हमारे पास बोहर भैया। कौन आए? बोहर। सर बोहर क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड को कहते हैं यार आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है, और आप मैक्सवेल की इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि सर्कल में क्यों घूम रहा है, जबकि वो तो कोलैप्स हो जाएगा। तो बोहर ने कहा भैया मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आया हूं, मैं बता देता हूं। हम भी आस लगाए बैठे हैं बोहर भैया हमको कुछ कहेंगे। वैसे आपने ये 11th की केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो आपको काफी मजे भी आ रहे होंगे, आपको थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो रहा होगा, अरे हाँ ये तो पढ़ा है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनको कोई ब्लेम नहीं कर रहा भाई, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा कि आपने 11th केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। गॉट इट? मैंने कुछ पूछा ही नहीं आपसे सर्च करने के लिए। एक तो ना ये मैडम जो है ना बीच बीच में जब मुझे मिस करने लगती है ना, तो ये फिर बोलने लग जाती है, तो इसलिए फिर चलो खैर, एंटरटेनमेंट की जरूरत है हमें, वो बीच बीच में मिलता रहता है। बोहर की जो बात हो रही है भैया, इन्होंने कहा सर डी ब्रॉगली की याद आ जाती है मुझे, ये वही वाला बंदा है जो पिछले वन शॉट में मैंने आपको कहा था, वो ह्यूमैनिटीज वाला बंदा जिसको नोबेल प्राइज मिलता है, राइट? नोबेल प्राइज। डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस थी वो क्या बोलती है? सर डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस थी वो हमसे क्या बोलती है यार? वो हमसे एक ही चीज बोल रही है कि भैया, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर एग्जिबिट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद वेव नेचर, जिसकी कुछ लैम्डा भी है, यानी वेव आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इन्होंने क्या बोला सर? इन्होंने क्या बोला सर? इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड विद वेव नेचर। ठीक है, इनकी बात को मद्देनजर रखते हुए बोर ने कहा सर इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा उस ऑर्बिट का जो रेडियस और सरकमफ्रेंस होगा 2πr, वो बेसिकली एन लैम्डा के बराबर होगा, जहां पर लैम्डा इज डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली सर इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली कुछ ऑर्बिट में घूमेंगे, और जिस भी ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उस ऑर्बिट में उसका जो सरकमफ्रेंस है वो एन लैम्डा के बराबर, उसका जो सरकमफ्रेंस है वो एन लैम्डा। सर डी ब्रॉगली ने एक और बात बताई थी, ऑल्सो लैम्डा इज h/mv, आया ना डी ब्रॉगली के उससे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डालो भाई इसमें, डालो इसमें, तो सर 2πr जो हो जाएगा वो NH/mv हो जाएगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं भैया, तो MVR इज इक्वल्स टू NH/2π। थोड़ा दिमाग के घोड़े खुल रहे होंगे, थोड़ा सा केमिस्ट्री से याद भी आ रहा होगा। क्या चीज? क्या चीज? छोड़ो ना यार, यहां से ये ज्यादा आसान। हो साहब, भाई साहब, भाई साहब, कोई ना, हम ऐसे ही खुश हैं। इन्होंने क्या बोला सर? MVR बराबर NH/2π। सर MVR क्या है? सर MVR है क्या? L। सर ये L क्या है? ये L है बेटा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कल में, जब इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमेगा तो उसका कुछ लीनियर स्पीड भी है, बट क्योंकि वो घूम रहा है तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम भी है, और वो एंगुलर मोमेंटम कितना है भैया? NH/2π। और यही है बोहर की फेमस
बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या मतलब क्या है इस बात का, अभी समझाता हूं भैया। पहले तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट में उसका सरकमफ्रेंस डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और करते करते ये इस बात पे आ गए कि सर इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल होगा। यही बोहर का क्वांटाइजेशन कंडीशन है। हम 11th की केमिस्ट्री में भी सेम चीज पढ़े। सर जरा आते बोहर के ऊपर। बोहर के कुछ फेमस पॉस्टुलेट्स है। अब क्योंकि बोहर जो है वो रदरफोर्ड की लिमिटेशंस बता रहा है, तो कहता है यार अगर मैंने एक दो चीजें रदरफोर्ड से चुरा भी ली तो क्या ही हो गया। तो पहला ही कॉन्सेप्ट इन्होंने कहा सर न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब यह है सर, अगर आप एटम देख रहे हैं तो उसके बिल्कुल बीचों बीच एक सेंट्रल मैसिव कोर है जहां पर उस एटम का पूरा मास और पूरा का पूरा चार्ज इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, और उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये उसका न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो वही उसका क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन इसमें क्या बोला उसने? इसमें इसने बोला सर ये जो L है ना, ये L, ये NH/2π होना चाहिए। मानी जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का मल्टीपल होगा भैया। वो क्या होगा? वो h/2π का मल्टीपल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सर अगली बात पे आते हैं। सर तीसरा वाला मेथड ले लेते हैं, तीसरी वाली चीज ले लेते हैं। वो क्या है भाई? न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, न्यूक्लियर अप्रोच हो गया, क्वांटाइजेशन हो गया। तीसरी चीज बोहर ने बोली सर अगर हम देख पा रहे हैं तो यार आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कल में, मैंने कहा ठीक है। मैक्सवेल कह रहा है सर एनर्जी रेडिएट कर रहा है, आप कह रहे हो नहीं घूम रहा है, मैक्सवेल कह रहा है नहीं घूमना चाहिए। तो आपने, आप कौन? बोहर ने। बोहर ने जो है ना इनको नाम दे दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स। कह रहा भैया एक काम करो, तुम चुप हो जाओ पहले, भैया बहुत बोल रहे हो तुम। तो इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं उनको नाम दिया गया स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी मानी रेस्ट, यानी इलेक्ट्रॉन जिन भी ऑर्बिट्स में घूमेंगे उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट कर रहे। सर इलेक्ट्रॉन जिन भी ऑर्बिट्स में घूमेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहे होंगे, तो उन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स का नाम दिया गया। और वो भी पर्टिकुलर कुछ ऑर्बिट्स है, ऐसा तो नहीं है कि सारे हैं। कौन से ऑर्बिट? h/2π के मल्टीपल। सर चौथी कंडीशन भैया बोहर्स की फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोहर्स की फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन। इसमें इन्होंने क्या बोला? इसमें इन्होंने बोला सर एक एटम जो है या एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको अगर आप एनर्जी देंगे तो वो लोअर से हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, आप एनर्जी लेंगे तो हायर से लोअर ऑर्बिट में चला जाएगा, है ना? सर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है इसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स है ना भैया? हाँ बिल्कुल सही है। यहां से इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेके यहां पे आएगा, फिर यहां से कुछ एनर्जी लेके यहां पे आएगा, राइट है जी? कुछ एनर्जी इसको मिलनी पड़ेगी। और यदि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आएगा तो कुछ एनर्जी ये रिलीज करेगा, यहां से यहां पे आते ही कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। इससे एक और चीज समझ में आ रही है, ये जो ऑर्बिट्स है ना इनकी भी कुछ फिक्स्ड एनर्जी है। भाई मान लो इसकी 2 यूनिट एनर्जी है, इसकी 6 है, इसकी 12 है, तो सर इस 2 वाले को 4 और देनी पड़ेगी तो ये इस ऑर्बिट में आ जाए। 3 दोगे तो कहीं नहीं जाएगा भाई, 2 से निकल जाएगा, छठे वाले में जा नहीं पाएगा, कहानी खत्म। 6 वाले को 6 और दोगे तो ये 12 वाले में चला जाएगा। 12 वाले से 6 यूनिट ले लोगे तो दूसरे वाले में चला जाएगा, 6 से 4 ले लोगे तो पहले वाले में चला जाएगा।
इसका मतलब सर, अगर इसकी एनर्जी कुछ E1 है, इसकी एनर्जी कुछ E2 है, तो सर दोनों एनर्जीज का कुछ तो डिफरेंस है, जो एक फेमस पैकेट्स के फॉर्म में आता है, HNO के बराबर होता है, और यही फोटोन की एनर्जी होती है ना। दिस इज बोर्स फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन। सर ये चारों चीजें फटाफट बता देता हूं। बीच में एक न्यूक्लियस होगा जिसका एटम का पूरा मास और चार्ज इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सर क्वांटाइजेशन, एंगुलर मोमेंटम इज एनएच बाई 2 पाई। सर स्टेशनरी ऑर्बिट, वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसमें वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, अपन ने उसको नाम दे दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। चौथी चीज सर, आप इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा सर। और सर ये जो एब्जॉर्ब या एमिट करेगा, ये जो है ये छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एमिट करेगा। दिस इज फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन। सर जो क्वांटम थियरी थी यार, ये जो आप पढ़ पा रहे हैं यहां पर, जो मैंने आपको लिखवाया, ये सब आपको यहां पर लिखा हुआ है सर। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, सर क्वांटम कंडीशन, सर स्टेशनरी ऑर्बिट्स, सर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, सर सारी चीजों की थियरी लिखी हुई है, आप यहां से देख सकते हैं। आई होप दिस क्लियर। सर इसके जस्ट बाद अगर मैं देखता हूं तो बोहर्स की हाइड्रोजन थियरी आती है। क्या आती है भैया? बोहर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। भाई बोहर ने जो है ना, सारा का सारा काम हाइड्रोजन पर कर रखा है, तो इसलिए हमने कुछ यह किया। इस कंसेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे सर? इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, उस ऑर्बिट का रेडियस क्या है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ये सब चीज हम यहां पर कर रहे हैं। आइए करते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, ये आपका हाइड्रोजन का, ठीक है जी। इतना बड़ा मत बनाओ भाई, इतनी इज्जत मत दो इसको, ठीक है। ये जो है ना, ये जो है ना, ये यहां से कुछ आर, ठीक है ना, ये यहां से कुछ आर। सर इधर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन की कुछ तो स्पीड भी है, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले सर, ये जिस ऑर्बिट में घूमेगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे तो नहीं कर पाएगा सर्कुलर मोशन। पहला कंडीशन लगता है, ये सर्कल में घूमेगा तो सर्कल की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और वो फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो प्लस ZE ले लो, फिलहाल नहीं पता। Z देखो, हाइड्रोजन के लिए Z1 है, बाद में रख लेंगे, फिलहाल अपन Z की तरफ से एक नॉर्मली किसी भी एटम के लिए कर रहे हैं। तो हमने कहा सर, हमने कहा सर, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भैया? mv² r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Q1 यानी ZE, Q2 यानी प्लस E डिवाइडेड बाय r²। भैया R से R गया, आप R सामने भेजो, R आया kZe² R आया kZe² mv। करेक्ट गाइस? पहली बात समझ में आ गई? हाँ सर, पहली बात तो समझ में। सर एक और चीज है, ऑल्सो एंगुलर मोमेंटम इज NH/2 पाई। ये कहां से आया? बोहर के क्वांटम कंडीशन से आया। यहां से जो R आ रहा है वो आ गया NH/2 पाई mv, है जी? सही है। ये भी R, ये भी R फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड kZe² इज इक्वल्स टू NH/2 पाई m। सर V से V काट दो, आपका पक्का M से M काट दो, V सामने भेजो, तो यहां से पता चला V बराबर, यहां से पता चला सर V बराबर
2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय NH आया ना। ये हो गई अपनी V मानी इक्वेशन, ये हो गई अपनी V, ठीक है ना। अब अगर मैं इस V को इसमें पुट करता हूं तो शायद कुछ और आंसर आ जाए। सो इक्वेट इक्वेशन 3 इंटू R बराबर NH बाय 2 पाई M इंटू V मानी 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय NH। भैया NH तो सीधा ऊपर चला जाएगा, R हो गया N स्क्वायर H स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर M के जेड ई स्क्वायर। ठीक है भैया, आर का एक और फॉर्मूला आ गया। सर इतने फॉर्मूला बना के क्या कर लोगे यार, वो कुछ भी किसी भी कंडीशन में हमसे सवाल पूछे वी शुड बी रेडी। वो हमसे किसी भी कंडीशन में सवाल पूछे अपने को रेडी रहना पड़ेगा। आर मिल गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई। ठीक है जी, तो ये यहां तक आई गेस आप नोट कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। सर एक काम करेंगे, सर आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। सर मैं एक काम करता हूं, एन को भी 1 ले लेता हूं और जेड को भी 1 ले लेता हूं। Z1 मानी हाइड्रोजन के लिए असल में सर Z1 होता है और N1 मानी उसके इनर मोस्ट ऑर्बिट का। तो R हो जाएगा R0 और ये हो जाएगा H स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर। और जब मैं इनकी वैल्यूज डालूंगा ना सर 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है ना, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर। जब मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मानी आर नॉट इज अप्रोक्सीमेटली 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है आर नॉट? इसी को अपन बोलते हैं बोहर्स रेडियस, इसी को हम बोलते हैं बोहर्स रेडियस। बोहर्स रेडियस का मतलब रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आई होप दिस इज क्लियर। सर हाइड्रोजन एटम के इनरमोस्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो 0.53। ये सर ये भी बात, सर ये बात भी ठीक है। सर आपने बोहर रेडियस तो निकाल लिया यार, एक बात बताओ ना, स्पीड भी बता ही डालो यार साथ ही साथ। आओ सर V बराबर, कंफ्यूज ना हो तो इसलिए पीछे वाले पेज से दिखा देता हूं, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय NH। सर V बराबर 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय NH। सर अगर मैं n की वैल्यू को, फिलहाल n की वैल्यू में ही रहने दो इसको, एक काम करो भैया मल्टीप्लाई भी c से कर दो और डिवाइड भी c से कर दो, तो ये v जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी एच इंटू सी बाई एन। सर ये 2 पाई के जेड ई स्क्वायर सी एच ये सब तो एक कॉमन है। आप एक काम करिए भैया z को तो 1 मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए, आप एक काम करिए भैया z को 1 मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए, तो आपका जो v हो जाएगा दैट इज 2 पाई के ई स्क्वायर बाई सी एच इंटू सी बाई एन। सर ये जो वैल्यू है ना इसमें आपको सारी चीजों की वैल्यू पता है तो ये एक कांस्टेंट हो गया ना। तो मैंने कहा यार v बराबर अल्फा सी बाई एन ले लेते हैं।
मैंने कहा यार v बराबर अल्फा c बाई एन ले लेते हैं। अल्फा इज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, अल्फा इज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और जो अल्फा की वैल्यू है दैट इज 1/137। ये फिक्स्ड है, ये हमने निकाल रखी है, तो v हो गया v हो गया 1/137 इंटू सी बाई एन। हमें तो इनर मोस्ट ऑर्बिट में चाहिए था, तो n1 कर दो तो v हो जाएगा c/137। इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब है सर, अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में देखोगे तो रेडियस आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम है, और वहीं पर इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट का 137 टाइम्स गुना कम हो जाएगा। आपके सामने है v इज c/137। आपने एक चीज नोटिस करी हमारे लेक्चर्स में, हमारे जो लेक्चर्स में ना कोई फालतू का बकवास नहीं करते। हम आते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम चले जाते हैं। इसलिए हमारे जो लेक्चर को व्यूज मिलते हैं ना वो बड़े बाद में मिलते हैं, जब पढ़ने का टाइम होता है ना, जब सिर्फ पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हमारा ये है, बट हमारा कंटेंट बोलता है बेटा। ठीक है, हम जो कर रहे हैं ना ये बोलता है, और जो आप लोग पढ़ोगे ना इस कंटेंट से, तो आप लोग का प्यार ऑटोमेटिकली इसको मिलना ही मिलना है, ये मुझे पता है। थोड़ा धीरे मिलेगा पर मिलेगा जरूर। लेकिन यार हम जो ग्रो करेंगे ना, तो हम कंटेंट के दम पे ग्रो करेंगे, हम बकवास के दम पे ग्रो नहीं करेंगे, है ना? तो खैर मैं उनको भी गलत नहीं बोल रहा, देखो सबका एक अपना वे है। हम कंटेंट के राजा है, किसी में तेज तो कोई किसी में तेज, है ना? तो ये आपने देख लिया भाई, स्पीड हो गया। सर एक काम करते हैं, लास्ट एक चीज बच गई, और वो है सर इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। वो है सर इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। सर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स, या यू कहो nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में। सर पहली बात तो ये देखो कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। सर आप ही तो बताए थे कि एम वी स्क्वायर बाय आर जो है वो के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, मानी एम वी स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर बाय आर है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया भैया के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। ठीक है भैया, क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। सर क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? के Q1 Q2 बाय आर। सर के Q1 क्या है? जेड ई। Q2 क्या है? माइनस ई, क्योंकि भैया ये आपका क्या है? स्केलर अपॉन आर, सो माइनस माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है सर, ठीक है सर। अगर टोटल एनर्जी की बात देखें तो वो कहता है सर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर दो, सर के जेड ई स्क्वायर बाय 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस लग जाएगा बाय आर। सर एलसीएम लोगे तो 2r आ जाएगा, एक माइनस दो तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r हो गया। अगर आप देखोगे ये दूसरा, ये तीसरा, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो हो नहीं सकता। देखो सॉरी, बिल्कुल हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। या तो ये लिख दो या सीधा कह दो यार पोटेंशियल एनर्जी बराबर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। सॉरी थोड़ा सा उल्टा लिख दिए भाई। ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी
इज माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। चाहे तो आप ये लिख लो, चाहे तो आप लिख लो भैया पोटेंशियल एनर्जी बराबर ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी बराबर माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक। नहीं समझे? बात तो एक ही होगी ना भाई। नेगेटिव इधर आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत थोड़ी है। नेगेटिव इधर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। राइट है जी भाई। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों के डबल है। आपके सामने एक छोटा सा डेरिवेशन मैंने करवा दिया। बट हमारी जो बात है ना वो यहीं पर सीमित नहीं हो जाती, हमें तो nth ऑर्बिट का करना है, तो हम आगे भी बढ़े। नोट कर रहे होंगे आप लोग? चलो, तो टोटल एनर्जी जो है दैट इज माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो सर अगर ऐसी बात है तो यहां पर आप r की वैल्यू पुट कर दीजिए, और r की वैल्यू थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। राइट है जी। फिर भी एक बार रिकंफर्म कर लो सर। सर आर की वैल्यू है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, एम के जेड ई स्क्वायर। मारो मल्टीप्लाई ऊपर, तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जो हो रहा है वो माइनस ऊपर जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4/2 से 2 को एक बारी काट डालो, तो क्योंकि इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4/n स्क्वायर। एंड आई होप दिस वेरी वेरी क्लियर टू यू। सर nth ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो कितनी है? वो -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4/n स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth ऑर्बिट में। और ये जो मैंने आपको यहां से बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम कराया, ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको पूरा ये लिखवा के करा दिया, ठीक है ना। अगर आपको इसकी किताबी जो स्लाइड चाहिए वो ये रही मेरे पास। थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम आर आ गया यहाँ से, फर्स्ट सेकंड, दोबारा फिर आर आ गया, फिर वी आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आर की वैल्यू ये सब मैंने निकलवा दिया, 0.53 एंगस्ट्रम भी आ गया अपने पास, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी भी आ गई विच इज c/137, एनर्जी भी आ गई, और एनर्जी इन दी nth ऑर्बिट भी आ गई आपके साथ। अब जो बात आती है दैट इज स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो पीडीएफ है ये आपको सीधा सीधा टेलीग्राम चैनल पर ही मिल रही है। सर स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या बोल रहा है? सर हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल सीरीज है, देखो आपने कहा सर ई एन जो है वो इतना है, हमने कहा ठीक है यार, अभी तो करा यार, ये रहा -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4/n स्क्वायर एच स्क्वायर, मैंने n स्क्वायर को अलग कर दिया। इसने कहा सर अगर मैं आपको बोहर का फ्रीक्वेंसी कंडीशन दूं तो वो कहता है सर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से अगर दूसरी ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर यहां से जाते 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 इसमें पहुंच रहा है, तो कुछ एनर्जी वो एमिट कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू। मानी वो कह रहा है सर, मानी वो कह रहा है सर E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू, सर सेकंड ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी तो n की जगह 2 डाल दो, फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी तो n की जगह 1 डाल दो। सर सर En2 माइनस En1 इज इक्वल्स टू एच न्यू। En2 क्या होगा? एक काम करो, ये चीज तो कॉमन ले लो, चलो यहीं पर लिखा हुआ है तो यही से कर लो यार, ठीक है ना। नहीं यहाँ पे तुम कंफ्यूज जाओगे, ये चीज कॉमन ले लो, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4/h स्क्वायर, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4/h स्क्वायर। कॉमन भी मत लो यार, ठीक है ना। ऐसा करो, ये माइनस है 1/2 का स्क्वायर, माइनस फिर -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4/h स्क्वायर, वन बाय
1 का स्क्वायर है जी, सही बात है सर। माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको आगे ले जाओ, इसको पीछे ले जाओ, ठीक है सर। यार एक काम करो ना, 1 2 मत लिखो ना, हमें नहीं पता क्या है। एक काम करो ना, 1 2 मत लिखो, n1 n2 ही लिख लो, n1 n2 ही लिख लो सर। n2 n1 सर स्क्वायर है, तो n2 का स्क्वायर n1 का। सर ये चीज कॉमन ले लो यहां से, चलो इसको इधर ले आओ ना, तो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाय एच स्क्वायर। अगर मैं ये कॉमन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू। इसके बराबर एच न्यू, इसके बराबर एच न्यू के बराबर। ठीक है जी, आ रहा है ये, आ रहा है सर। सर एच को डिवाइड कर दो, सर न्यू हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बाय एच क्यू, 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय। ठीक है ना, आपको पता सी बराबर न्यू लैम्डा होता है। अगर मुझे वेव नंबर चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा क्या होगा भैया, न्यू बाय सी। 1 बाय लैम्डा इज न्यू बाय सी, बिकॉज सी बराबर न्यू लैम्डा, तो 1 बाय लैम्डा इज न्यू बाय सी, तो इसको सी से डिवाइड मार दो, तो ये हो जाएगा सर 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बाय सी एच क्यू बाय सी एच क्यू, 1 बाय एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू का स्क्वायर। अगर मैं आपको बोलूं तो ये चीज क्या है भैया, ये चीज क्या है भैया, इसको मैं आर बोलता हूं, विच इज बेसिकली रिडबर्ग्स कांस्टेंट। सारी वैल्यू को अगर आप गौर से देखेंगे तो कांस्टेंट वैल्यूज है, इसलिए मैंने इसको रिडबर्ग कांस्टेंट की नाम दिया, और जिसकी वैल्यू मेरे पास होती है 1.907 इंटू 10 की पावर 7, क्योंकि ये नंबर है 1 बाय लैम्डा है तो पर मीटर। सर आर की वैल्यू इज 1.0973 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो पावर में तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 इसको छोड़ दो ना, रिडबर्ग। ठीक है ना, तो ये आपके सामने हो गया पावर की वैल्यू। सर वेव नंबर जो है वो हो गया आर 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर, और यहीं पर हमें अब स्पेक्ट्रल सीरीज देखनी है। आप देखो भाई, इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फर्स्ट से सेकंड में या सेकंड से फर्स्ट में, फर्स्ट से थर्ड में या थर्ड से फर्स्ट में, सभी ऑर्बिट से सभी ऑर्बिट्स में जाएगा। वो छठे से दूसरे में, छठे से पहले में, छठे से पांचवें में, पांचवें से तीसरे में, कुछ या पहले से छठे में, किसी में भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है। और यदि तो ऐसी बात है, और यदि तो ऐसी बात है तो सर अपन क्या कर लेंगे, यहां पर स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ लेंगे। सबसे पहली जो सीरीज है वो हमारी किसकी है, लेमन की। सबसे पहले जो सीरीज है वो हमारी किसकी है, लेमन सीरीज। और लेमन क्या कह रहा है कि भैया आप जो ग्राउंड स्टेट है ना उसको फर्स्ट मान लो, बाकी सभी ऑर्बिट से आप फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेज दो। सर if an electron jumps from any higher energy level to a lower energy level, we get a set of spectral lines called Lehman series। भैया ऐसे मत बोलना सर, आप तो कह रहे थे अभी कि मैं शीट से नहीं पढ़ा था। ये जो चीजें हैं ना बेटा, अब तक मैंने आपको पूरा ये जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए ये सब मैंने कोई आपको शीट से नहीं पढ़ाया ना। ये देखो मैंने एक एक फॉर्मूला लिख के पढ़ाया आपको, इससे पहले शीट पे तो सब लिखा हुआ था, बट मैंने उससे पहले आपको एक एक फॉर्मूला लिख के पढ़ाया। लास्ट में जो है ना ये चीज, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें लिखी है, इसलिए मैं आपको यहां से शीट से बता रहा हूं, और मैं लिख तो सारा रहा हूं, बस मैं सिर्फ आपको शीट से वो बता रहा हूं कि हाँ ये अगर ऐसा होता। अब इतने सारी सारी डेफिनेशन लिखवाऊंगा ना, लेक्चर हो जाएगा 4 घंटे का, तुम देखोगे भी नहीं। तो लेमन ने कहा सर इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो वहां पर जो सीरीज बनती है उसको लेमन सीरीज कहते हैं। सर अगर आप यहां से देखेंगे तो भैया वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो देखिए छठे से
पहले में, पांचवे से पहले में, तीसरे से पहले में, ऐसे दूसरे से पहले में, सबसे पहले में आ रहा है, उसको लेमन सीरीज। उसने कहा सर ये जो सीरीज है ना ये यूवी रेस से बिलोंग करती है, दिस सीरीज बिलोंग्स टू यूवी रेस। याद रखना, अक्सर पूछता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आपने पढ़ा था उसकी यूवी रेस से ये सीरीज बिलोंग करती है। और ये सीरीज में क्या करोगे आप, बस N1 को 1 मान लोगे और N2 जो है, जो हायर ऑर्बिट है वो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो सर 1 by lambda इज R 1 by 1 का स्क्वायर माइनस 1 by N2 स्क्वायर, जहां पर N2 इज 2 3 4 एंड सो ऑन। अब लिखने पे तो मैं इस पूरे को लिख सकता हूं, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं आपको कि सर देखिएगा एक बार, पामर सीरीज क्या कह रहा है ये? सर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड ऑर्बिट में आता है, फिर इलेक्ट्रॉन थर्ड में आएगा, फिर फोर्थ में आएगा, फिर फिफ्थ में आएगा, तो सबकी अलग सीरीज बनेगी। 2 3 4 कर दो, 1 by 2 स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, माइनस 1 by N2 स्क्वायर। गॉट इट जी, बात समझ में आ रही है? ये कौन सी रीजन से बिलोंग करता है सर? ये विजिबल रीजन से बिलोंग करता है, ठीक है ना, ये चीज बहुत जरूरी है। सर पार्शियल सीरीज में क्या होता है, N1 3 हो जाएगा, N2 4 5 6 एंड सो ऑन, और ये बिलोंग करता है सर इंफ्रारेड रीजन से। सर ब्रैकेट में N1 4 हो जाएगा, बाकी तो 5 6 7 एंड ऑल, और ये भी इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करता है। सर एक होता है पी साइलेंट फंड सीरीज, इसमें आपका N1 5 हो जाएगा, इसमें आपका N1 5 हो जाएगा सर, और N2 जो है वो 6 7 8 कितना भी हो जाएगा, और इसको अपन फंड सीरीज बोलते हैं। दिस इज N1 स्क्वायर एंड दिस इज N2 स्क्वायर, जहां पर N2 कैन बी 6 7 8 एंड सो ऑन, एंड आई होप दिस इज गॉट गाइस। सही है बच्चा बाड़ी? मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल। आओ आगे चलते। सर बोर्ड थ्योरी क्यों बहुत अच्छी लगी? क्योंकि यार ये जो एग्जिस्टिंग आपके तीन सीरीज थी ना, बामर लेमन, लेमन बामर और पाशन, इसको बारे में तो बता ही रहा था। ये ना जो ब्रैकेट और फंड उस समय पे जब ये थे भी नहीं, ये उसके लिए भी प्रिडिक्ट कर चुका था। बात समझ में आ रही है? तो ये अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया भैया स्पेक्ट्रल सीरीज। इन्हीं के लिए हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बना देते हैं, मतलब हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि कौन से ऑर्बिट की कितनी एनर्जी है। हम पर्टिकुलरली एक डायग्राम के थ्रू स्पेसिफाई कर देते हैं कौन से ऑर्बिट की कितनी एनर्जी है। अगर तो आप ध्यान से देखोगे सर, हाइड्रोजन के लिए Z1 है, तो ये आपका एनर्जी है nth ऑर्बिट का, जो ऑलरेडी मैं आपको पीछे बार बार फॉर्मूले में करवा चुका हूं। अब आप n की जगह 1 कर दोगे, तो एक काम कर लो ना, फिर इस वैल्यू को इसको कैलकुलेट करके कोई वैल्यू का नाम दे दो भाई। तो हमने क्या किया, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया भाई। हमने जो आपका En था, जो कि -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 बाय h स्क्वायर इंटू 1 बाय n स्क्वायर था। सर ये जो वैल्यू है ना, इसको मैंने कुछ नाम दे दिया। क्या नाम दिया? इसको मैंने E1 दे दिया। भाई अगर आप n को 1 कर दोगे तो ये E1 हो जाएगा, n को 1 कर दोगे तो ये E1 हो जाएगा, और E1 कितना आ रहा है भैया? इसकी जो वैल्यू निकाली ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गए। फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी आ गई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसे ही मैंने एक जनरल फॉर्मूला बनाया, En बराबर E1 बाई एन स्क्वायर। सेकेंड ऑर्बिट में -13.6 बाई 2 का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट में -13.6 बाई 3 का स्क्वायर, फोर्थ में -13.6 का फोर्थ का स्क्वायर, फिफ्थ में -13.6 बाई 5 का स्क्वायर। सर एक जनरल फॉर्मूला बनाया सर, क्या इसको मैंने E1 माना। अगर मैं n को 1 कह दूं तो ये मेरा E1 हो गया, और E1 कितना आया कैलकुलेट करके? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब ये इतना आता है तो यहां से मेरा E2 E3 E4 E5 ये सारे के सारे एनर्जी आ जाती है। फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन की सेकेंड ऑर्बिट में, हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन का सेकंड इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, यदि वो सेकंड ऑर्बिट है तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन -1.51, -0.85, -0.54, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तक कर लिया बहुत। इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन की हर एक ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि हर एक ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में चला जाएगा।
इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाएगा जिसके कंडीशन में ऑलरेडी आपको बहुत पहले बता चुका हूं, और जिन जिन भी ऑर्बिट्स में जाएगा उनमें वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, उनकी कुछ फिक्स्ड एनर्जी होगी। कितनी सर? फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6, दूसरे में -3.4, -1.5, -0.85, -0.54, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी को बोलते हैं एनर्जी क्वांटिटी। और सर हम लोग इसी को बोलते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन कंडीशन। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। पानी भी खत्म हो गया। खैर अपना चैप्टर बहुत ज्यादा इसके बाद बचा नहीं। अगर आप डायग्राम के थ्रू में दिखाऊं, जो एनर्जी लेवल डायग्राम था, अगर आप इस डायग्राम के थ्रू देखोगे तो भाई क्या हो रहा है, देखो ना। अगर मैं आपको बोलूं सर कि इस ऑर्बिट से ये इस ऑर्बिट से इसमें आ रहा है, कौन से में भैया? 1 2 3 4 5 6, यानी N2 जो है वो 6 है और N1 जो है वो 1 है। सर एनर्जी क्या होगी इसमें से? ये माइनस बाई E2 बड़ा है तो E2 माइनस E1 विल बी H न्यू, है ना? या अगर आप E2 माइनस E1 करोगे कितना बराबर आएगा भैया? -0.38, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आंसर कितना आ जाएगा भाई? 13.6 में से तो 13.3, 13.22 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कुछ। अरे भैया 13.6 माइनस 0.38, या 0 में से 8 2, 5 में 3 2, प्लस में। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर आपको हाइड्रोजन एटम में छठे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेजना है तो आपको उसमें से करीब इतनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, वो इतनी एनर्जी रेडिएट करेगा तब जाके उस ऑर्बिट में जाएगा। तो लेमन में क्या है? किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट में आ रहा है। पामर में क्या है? किसी भी ऑर्बिट से सेकंड में आ रहा है। पाशन में थर्ड में, ब्रैकेट में फोर्थ में, फंड में फिफ्थ में, और ऐसे ऐसे करते करते आप करते रहो। कौन सा सीरीज, कौन सा जो है सीरीज कौन से रीजन से बिलोंग कर रहा है वो भी दे रखा है। जैसे लेमन का अल्ट्रावायलेट यूवी रीजन, बामर का विजिबल, पाशन का फंड का, और आपका ब्रैकेट का इंफ्रारेड सीरीज। गाइस आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चा पार्टी, चलिए आगे चलते हैं यार। दो टर्म्स और रह गए चैप्टर में, बाकी तो सब चीज हो गया। हाँ, इसकी लिमिटेशंस भी हमें पढ़नी ही है, ऐसा तो है नहीं कि इसकी लिमिटेशंस नहीं पढ़ेंगे, है ना? तो इसकी लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन जो है इसकी वो क्या है सर? सर जो पहली लिमिटेशन है वो ये है कि ये जो थियरी है ना बोर की, ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स या हाइड्रोजन जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को अप्लाई करती है, और ये फेल हो जाती है भैया, ये फेल हो जाती है in the case of atoms with two or more electrons, with two or more electrons. स्पेक्ट्रल सीरीज में अगर आप देखोगे तो कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो सिंगल नहीं है, जबकि क्लोज लाइंस है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की, ये नहीं बता पाया। यानी ये एक हिसाब से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। सवाल पूछा गया कि सर इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी तो इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, सर्कुलर में क्यों घूम रहे हैं? नहीं बता पाया, ये नहीं बता पाया। फेलियर पूछ देता है, लिमिटेशन पूछ लेता है, ठीक है ना? और गाइस बाकी ये तीन भी है यार, अगर आप देखोगे तो इसको भी पढ़ लेना, है ना? दो तीन लिमिटेशंस पढ़ लोगे बहुत है, इसलिए मैं बाकी सारी नहीं पढ़ रहा। नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, है ना? अब लास्ट के टर्म्स है एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल्स। ये सिर्फ डेफिनेशन है। एक्साइटेशन का मतलब क्या है कि आप बेस वाले से ऊपर भेज रहे हो, एक्साइट करा रहे हो। आप बेस वाले से ऊपर भेज रहे हो मानी एक्साइट करा रहे हो। तो सर एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड टू एनी वन ऑफ द हायर स्टेट और एनी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। सर एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अगर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी देखोगे तो भैया फर्स्ट से सेकंड, ग्राउंड से सेकंड में भेज दो। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी में आप ग्राउंड से थर्ड में भेजेंगे। याद रखना, ये टर्म्स याद रखना भाई। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी डजंट मीन थर्ड से सेकेंड में, सेकेंड से थर्ड में। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट से थर्ड में। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट से फोर्थ में। फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट से फिफ्थ में, +1।
इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए ग्राउंड से किसी एक्साइटेड स्टेट में भेजने को, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट से थर्ड, थर्ड एक्साइटेशन फर्स्ट से फोर्थ, फोर्थ एक्साइटेशन फर्स्ट से फिफ्थ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक आप सभी बच्चों को क्लियर है? क्या यहां तक आप सभी बच्चे कर पा रहे हैं? एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट बच्चों? चले आगे। सर आयनाइजेशन एनर्जी, सर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को एटम से कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। मानिए आप फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी तक भेज रहे हैं उसको, n1 तो 1 है, n2 जो है वो आपका इंफिनिटी है, तो आप इंफिनिटी वाली एनर्जी -1 और इंफिनिटी पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो 0 हो गई। आपको इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में लाने पर एनर्जी जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो भेजने में भी 13.6, बस साइन बदल जाते हैं। वो कह रहा है सर एक्साइटेड स्टेट में तो फर्स्ट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में भेज रहे हो आप, बट आयनाइजेशन में आप ग्राउंड से फर्स्ट से इनफाइनाइट तक भेज रहे हो, यानी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली आप एटम से बाहर निकाल रहे हो, उसमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। जिस तरीके से आपने एनर्जी पढ़ा उसी तरीके से पोटेंशियल आता है, यानी कि एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड, पोटेंशियल मानी कितना पोटेंशियल चाहिए उसको फर्स्ट ऑर्बिट से किसी एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह बस वोल्ट आ जाएगा, ईवी की जगह सिर्फ वी आ जाएगा, ठीक है ना। और कितनी पोटेंशियल चाहिए उसको एटम से कंप्लीटली नॉकआउट करने के लिए, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। वही आपका सेम चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, बस वहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर वोल्ट। और इसी के साथ अगर आप देख पा रहे हैं तो जितने टाइम में हमने पिछला चैप्टर कवर किया था उतने ही टाइम में हमने ये वाला चैप्टर भी कवर कर लिया। सर आपका पुराने अगर आप देखोगे, विनोद कुमार बहल को सर्च कर लोगे तो सभी चैप्टर्स के वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे। आज से 2 साल पहले भी सारे कराए हैं, 1 साल पहले भी, 3 साल पहले भी, ठीक है ना। जब से कोविड आया उसके बाद से कराए जा रहे हैं। इस साल आपका रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेकेंड बुक की बात करें अगर हम 9th चैप्टर से, 11th और 12th हो गया। न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर्स कराएंगे अब इसके बाद, उसके बाद फिर जो चैप्टर्स बचे होंगे वो करा देंगे। भाई मैंने कहा था 11 तारीख से हम पूरा रेगुलर रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस लेक्चर में ऐसी कोई सिंगल भी पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आई होगी। कुछ समझ नहीं आया तो आप भाई नीचे कमेंट कर लो, मैं आपको बता दूंगा कि क्या आपके डाउट्स है, उसके ऊपर हम एक सर्टेन जो भी आपको कंटेंट चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए होता है तो आप नीचे कमेंट कर दिया करो। मैं सारे कमेंट बिल्कुल दिल से पढ़ता हूं। लास्ट टाइम एक बार फिर से भैया ये जो टेलीग्राम चैनल है यार, इसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि करीब करीब 5,500 बच्चे के आसपास यहां पर फायदा उठा रहे हैं। आप भी फायदा उठा सकते हैं। अब डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए अपने को, अब हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब हमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में 95+ लेके आना है, और उसके लिए ये जो वन शॉट्स है ये हमें रिक्वायर्ड है, ये हमें चाहिए। रियल कोई टॉपिक मिसिंग है, नहीं समझ में आ रहा, बहुत ही ज्यादा डिटेल जाना है, सर्च करो भाई टॉपिक के नाम से, आपको पूरा का पूरा कंटेंट यूट्यूब पर डिटेल्ड लेक्चर्स भी मिलेंगे और वन शॉट्स भी मिलेंगे, पुराने भी और जो अभी नए चल रहे हैं वो भी। तो भाई मेहनत अपनी तरफ से पूरी है, आप लोग भी अपनी मेहनत करिए। एक साथ मिलके जब फोड़ेंगे और जब रिजल्ट वाले दिन पे आप मेरे पास एक मैसेज करेंगे, सर हमारा ये रिजल्ट रहा, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि यार बहुत ही बढ़िया होगा। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात हम करेंगे अपने अगले ही लेक्चर में। अभी के लिए एटम खत्म करते हैं, अगली लेक्चर न्यूक्लियाई की, मिलते हैं आपसे अगले ही लेक्चर में। टिल देन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी, बाय गाइस, बाय ऑल। Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the